जमीन के सीने में कैद 33 इंसान, अंधेरा, भूख और मौत का खौफ, मगर एक उम्मीद जो कभी नहीं मरी। यह कहानी है हौसले, सब्र और एक मौजज़े की, जो आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है चिल्ली से, जहां हमें चिल्ली के एक रिमोट एरिया को दिखाया जाता है, जहां एक बहुत बड़ी माइन है। इसके आसपास रहने वाले सभी लोग इसी माइन में काम करके अपनी गुजर बसर करते हैं। आज की तारीख 5 अगस्त 2010 दिखाई जाती है, जब गांव के कुछ लोग हर रोज की तरह एक बार फिर माइन के अंदर काम करने के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइन के इंजीनियर यानी सेफ्टी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो माइन के ओनर के पास जाकर बताता है कि उसे माइन के अंदर कांच का एक टुकड़ा मिला है। दरअसल जब पहाड़ों और जमीन को खोदा जाता है तो जानबूझकर कांच के टुकड़े लगाए जाते हैं, ताकि अगर जमीन के अंदर कोई पत्थर खिसके तो कांच टूट जाए और खतरे का पता चल सके। वह कहता है कि हमें माइन का काम बंद कर देना चाहिए, लेकिन माइन का ओनर यह सुनकर मना कर देता है और कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें काम चालू रखना होगा। उसी समय एक ट्रक को दिखाया जाता है, जिसमें 33 लोग बैठकर माइन के अंदर चले जाते हैं। माइन इतनी बड़ी होती है कि उन्हें अपनी जगह तक पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं। अब ये लोग जमीन से 1700 फीट नीचे होते हैं, जबकि कुछ माइनर्स उनसे भी 600 फीट नीचे काम कर रहे होते हैं। पिछले 10 सालों में जमीन को बहुत ज्यादा अंदर तक खोद दिया गया होता है। सेफ्टी ऑफिसर जब माइन के अंदर आता है तो उसे वहां कांच के और भी कई टुकड़े दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वह डर जाता है और तभी उसे दीवार पर एक बहुत बड़ी दरार भी दिखाई देती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसे ऊपर से ऑर्डर मिला होता है कि काम रोकना नहीं है। इसी बीच जमीन से 1700 फीट नीचे काम कर रहे 33 माइनर्स के आसपास अचानक जमीन हिलना शुरू हो जाती है। सब लोग पूरी तरह घबरा जाते हैं और सेफ्टी ऑफिसर उन्हें गाड़ी में बैठाकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आगे चट्टान गिरने की वजह से बाहर जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। अब किसी को समझ नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए। आखिरकार वे यह फैसला करते हैं कि उन्हें 600 फीट और नीचे जाना चाहिए, जहां दूसरे माइनर्स काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता हो सकता है। इसके बाद वे अपनी गाड़ी को उसी दिशा में मोड़ लेते हैं, लेकिन तभी वे देखते हैं कि 2 और माइनर्स गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, जिनमें से एक का नाम मारियो होता है। मारियो दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर खींच लेता है। अब जब वे 600 फीट और नीचे जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने दूसरी गाड़ी आ जाती है। ये गाड़ी उन माइनर्स की होती है जो उनसे भी 600 फीट नीचे काम कर रहे थे। दरअसल वहां भी चट्टान गिरने की वजह से रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो चुका होता है। इसी दौरान उनके सामने की सड़क भी टूटना शुरू हो जाती है, इसलिए सब लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से उतरकर एक किनारे हो जाते हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आकर गिरती है। ये चट्टान रास्तों को पूरी तरह से बंद कर देती है और इसका धमाका ऊपर तक सुनाई देता है। ऊपर मौजूद लोगों को भी समझ आ जाता है कि नीचे कोई बड़ा हादसा हो चुका है। अब माइन के अंदर मौजूद सभी लोग फंस चुके होते हैं। चट्टान गिरने की वजह से कई लोग घायल भी हो जाते हैं। वे अपने साथियों की मरहम पट्टी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पूरी सुविधाएं नहीं होती। जब वहां से धूल पूरी तरह हट जाती है, तब मारियो देखता है कि उनके रास्ते पर एक बहुत बड़ी चट्टान आकर गिर चुकी है। उसे खोदना या उसके दूसरी तरफ जाना पूरी तरह से नामुमकिन होता है। वहीं दूसरी तरफ माइन के बाहर दिखाया जाता है, जहां सभी माइनर्स के परिवार इकट्ठा हो चुके होते हैं। सबको पता चल चुका होता है कि माइन के अंदर हादसा हुआ है और अंदर मौजूद लोग फंस गए हैं। मीडिया के जरिए यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। माइन के अंदर हमें सुपरवाइजर दिखाया जाता है, जिसका नाम लुइस होता है। वह सभी लोगों की गिनती करता है और पता चलता है कि वहां कुल 33 लोग मौजूद हैं। वहां एक रिफ्यूजी एरिया भी होता है, जो ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए बनाया गया होता है। लेकिन लुइस बताता है कि उस रिफ्यूजी एरिया में सिर्फ 30 लोग ही जा सकते हैं, जबकि वे 33 लोग हैं। तब मारियो कहता है कि वहां चिमनियां भी बनी हुई हैं। अगर वे चाहें तो चिमनियों के जरिए बाहर जा सकते हैं, क्योंकि वहां सीढ़ियां होंगी। इसी वजह से सुपरवाइजर लुइस अपने साथ 29 लोगों को लेकर रिफ्यूजी एरिया की तरफ निकल पड़ता है। वहीं मारियो अपने साथ 2 लोगों को लेकर चिमनी की तरफ निकल पड़ता है और जल्दी ही तीनों चिमनियों तक पहुंच जाते हैं। मारियो चिमनी की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही वह देखता है कि आगे सीढ़ियां मौजूद ही नहीं हैं। दरअसल भूकंप के झटकों की वजह से सीढ़ियां पूरी तरह टूट चुकी होती हैं। अब तीनों के तीनों वहां पूरी तरह हताश हो जाते हैं। दूसरी तरफ 30 लोग रिफ्यूजी एरिया तक पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि उनके लिए खाने की सप्लाई बहुत कम है और दवाइयों की भी भारी कमी है। कुछ देर बाद मारियो भी अपने साथियों के साथ उसी रिफ्यूजी एरिया में पहुंच जाता है। किसी को भी नहीं पता होता कि उन्हें बचाने कोई आएगा या नहीं, क्योंकि वे सभी जमीन से बहुत नीचे फंसे होते हैं। सभी लोग अपनी अपनी सोच में डूबे होते हैं कि तभी एक बार फिर जमीन हिलना शुरू हो जाती है। सबकी सांसें थम जाती हैं और उन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी का अंत आ चुका है। उन्हें अपने आगे अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता और सब ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं। तभी अचानक भूकंप अपने आप रुक जाता है।
वहीं माइन के बाहर उन माइनर्स के परिवारों को दिखाया जाता है, लेकिन वे वहां से जाना नहीं चाहते क्योंकि उनके अपने लोग माइन के नीचे फंसे हुए होते हैं। इसी वजह से वे वहां शोर मचाने लगते हैं और माइन के बाहर पूरी रात खड़े रहते हैं। अगली सुबह एक माइन ऑफिसर को दिखाया जाता है जो चिली के प्रेसिडेंट के पास जाता है और उन्हें बताता है कि माइन के अंदर कई लोग फंसे हुए हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि यह काम माइन ओनर्स का है क्योंकि ज्यादातर माइनें प्राइवेट होती हैं, लेकिन माइन ऑफिसर बताता है कि उनके पास इतनी आधुनिक मशीनें नहीं हैं जिनसे वे इन लोगों को बचा सकें। वह कहता है कि अगर आप इन सभी लोगों को बचा लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका नाम होगा क्योंकि यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। प्रेसिडेंट को माइन ऑफिसर की बात सही लगती है और वह कहते हैं कि उन्हें बचाने के लिए जो भी करना पड़े किया जाए। अगली सुबह दिखाया जाता है कि माइन ऑफिसर उस माइन के बाहर पहुंच जाता है जिसके अंदर 33 लोग फंसे हुए होते हैं। वहां वह सभी माइनर्स के परिवार वालों को भरोसा दिलाता है कि वह उन सभी को जरूर बचा लेंगे। अब वह माइन के ओनर के पास अंदर जाता है और उनसे कहता है कि हमें उन 33 लोगों को बचाना होगा, लेकिन माइन का ओनर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ है और उसे नहीं लगता कि अंदर कोई भी जिंदा होगा। वह कहता है कि जिस गहराई पर वे लोग काम कर रहे थे वहां तक पहुंचना पूरी तरह नामुमकिन है। वैसे भी वहां सिर्फ 3 दिनों का ही खाना मौजूद है और हमें वहां तक पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे। अगर हम किसी तरह पहुंच भी गए तो तब तक वे सभी भूख से मर चुके होंगे। अब मिनिस्टर ऑफ माइन यानी माइन ऑफिसर को भी लगने लगता है कि माइन ऑनर जो कह रहा है वह सही है। वह बाहर आकर लाउडस्पीकर पर सबको बताता है कि हम इस ऑपरेशन को शुरू नहीं कर सकते क्योंकि अंदर कोई भी जिंदा नहीं होगा। तभी एक महिला जिसका भाई माइन के नीचे फंसा होता है गुस्से में उस ऑफिसर को जोरदार थप्पड़ मार देती है। उसे अब भी पूरा यकीन होता है कि उसका भाई नीचे जिंदा है। वहां मौजूद सभी लोग रोने चिल्लाने लगते हैं और मिनिस्टर ऑफ माइन से अपने रिश्तेदारों को बचाने की गुहार लगाने लगते हैं। जब माइन ऑफिसर उनकी यह हालत देखता है तो वह तय करता है कि वह इन सभी की मदद करेगा। प्रेसिडेंट की मदद से वहां एक माइन इंजीनियर को बुलाया जाता है जो स्कैन करके माइन ऑफिसर को बताता है कि नीचे रिफ्यूजी एरिया में 33 लोग फंसे हुए हैं। दरअसल एक बहुत बड़ी चट्टान गिरने की वजह से पूरी माइन धंस चुकी होती है और अब उन्हें ड्रिल करके ऊपर निकालना ही एकमात्र रास्ता होता है। वहीं माइन के अंदर दिखाया जाता है कि लोग खाने को लेकर आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी मारियो सबको समझाता है कि हमें खाना बचाकर खाना होगा जब तक हमारे लिए कोई मदद नहीं आ जाती। इसके बाद वे तय करते हैं कि कम से कम खाना खाया जाएगा और एक दिन में सिर्फ 2 घूंट दूध और एक या 2 बिस्किट खाकर ही गुजारा किया जाएगा। माइन के बाहर एक बहुत बड़ी ड्रिल मशीन मंगवाई जाती है ताकि ड्रिल करके नीचे तक छेद किया जा सके और उनसे संपर्क हो सके, लेकिन चट्टान इतनी सख्त होती है कि ड्रिल करने में इंजीनियर को बहुत परेशानी होती है और उसकी कई ड्रिलें टूट जाती हैं। इसके बावजूद वह दिन रात लगातार ड्रिल करता रहता है। माइन ऑफिसर नीचे फंसे लोगों के रिश्तेदारों के लिए वहीं रहने और खाने का इंतजाम भी कर देता है क्योंकि उनमें से कोई भी अपने घर वापस जाना नहीं चाहता। वहीं रिफ्यूजी एरिया में जब उन 33 लोगों को ड्रिल की आवाज सुनाई देती है तो वे सभी खुश हो जाते हैं और उनके अंदर बचने की एक उम्मीद जाग उठती है। धीरे धीरे समय बीतता है और अब उन्हें 12 दिन हो चुके होते हैं। 12 दिनों से लगातार ड्रिलिंग चल रही होती है और आखिरकार ड्रिल उस गहराई तक पहुंच जाती है जहां रिफ्यूजी एरिया होता है। लेकिन इन 33 लोगों की किस्मत साथ नहीं देती क्योंकि ड्रिल मशीन ने जहां छेद किया होता है वह उस जगह से 12 मीटर दूर होता है जहां तक वे पहुंच ही नहीं सकते। यानी इतने दिनों की पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। इसी बीच उनका खाना लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका होता है और अब उनके पास सिर्फ एक दिन का खाना बचता है। उधर इंजीनियर भी हार मान लेता है और कहता है कि चट्टान बहुत मजबूत है और अब दोबारा ड्रिल करना संभव नहीं है। माइन मिनिस्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि नीचे फंसे लोगों के परिवार बाहर इंतजार कर रहे हैं और उन्हें हमसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन इंजीनियर कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। रात को वही इंजीनियर फिर माइन मिनिस्टर के पास आता है और कहता है कि वे एक बार फिर से ड्रिल करेंगे। इसके बाद दूसरी जगह से ड्रिलिंग शुरू की जाती है, लेकिन चट्टान की मजबूती की वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उधर माइन के अंदर सभी लोग अब पूरी तरह हताश हो चुके होते हैं और मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। उनका खाना कई दिन पहले ही खत्म हो चुका होता है और वे बेहद कमजोर हो जाते हैं। तभी मारियो जब लेटा होता है तो उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरती है। दरअसल ऊपर से जो दूसरी ड्रिल की गई होती है वह बिल्कुल सही जगह पर पहुंच जाती है। इस तरह ड्रिल का छेद ठीक उसी जगह बन जाता है जहां 33 लोग फंसे होते हैं। जैसे ही वे ड्रिल का सिरा देखते हैं सभी खुशी से झूम उठते हैं और उनके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग जाती है। वे ड्रिल के सिरे पर जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं ताकि ऊपर वालों को पता चल सके। ऊपर मौजूद माइन मिनिस्टर वह आवाज सुन लेता है। इसके साथ ही वे ड्रिल के ऊपर एक नोट भी बांध देते हैं जिसमें लिखा होता है कि हम सभी यहाँ जिंदा हैं। जब ड्रिल की रॉड
रॉड को ऊपर खींचा जाता है और वह नोट पढ़ा जाता है तो सभी खुशी से भावुक हो जाते हैं। माइन के बाहर मौजूद उनके सभी रिश्तेदारों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वे भी लगभग उम्मीद खो चुके होते हैं। अब उन्हें पूरा भरोसा हो जाता है कि उनके अपने लोग बचा लिए जाएंगे। ये खबर मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में फैल जाती है और अलग अलग देशों से लोग उनकी मदद के लिए पहुंचने लगते हैं। नासा उनकी मदद के लिए एक खास ट्यूब भेजती है जिसके जरिए नीचे फंसे लोगों तक खाना, पानी और जरूरी सामान पहुंचाया जाता है। साथ ही उन्हें वीडियो कॉल के जरिए भी कनेक्ट किया जाता है और उन 33 लोगों से बात की जाती है। उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि इस बार आने वाला क्रिसमस वे अपने परिवार वालों के साथ मनाएंगे। यह सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और उनके अंदर नई उम्मीद पैदा हो जाती है। अब ऊपर मौजूद इंजीनियर उन 33 लोगों को बाहर निकालने के लिए 3 अलग अलग प्लान बनाता है, ताकि अगर 1 या 2 प्लान फेल हो जाएं तो तीसरे प्लान से उन्हें बचाया जा सके। रेस्क्यू का काम शुरू किया जाता है, लेकिन जल्दी ही प्लान 1 और प्लान 2 पूरी तरह फेल हो जाते हैं। अब उनके पास सिर्फ प्लान 3 ही बचता है, जिसमें उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद इंजीनियर हार नहीं मानता और एक बार फिर प्लान 3 पर काम शुरू कर देता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो चट्टान माइन के ऊपर गिरी होती है वह धीरे धीरे नीचे खिसक रही होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर उन्हें जल्दी बाहर नहीं निकाला गया तो वे सभी चट्टान के नीचे दब सकते हैं। लगातार ड्रिलिंग करने के बाद वे उस चट्टान तक पहुंच जाते हैं जो माइन के ऊपर गिरी होती है। वह चट्टान बहुत ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए उस पर ड्रिल करना संभव नहीं होता। तब इंजीनियर माइन के अंदर फंसे माइनर्स से बात करता है और वे उसे बताते हैं कि नीचे एक धमाका करना होगा जिससे चट्टान टूट सके। हालांकि यह बहुत खतरनाक होता है, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। आखिरकार वे चट्टान पर धमाका करते हैं जिससे चट्टान टूट जाती है और अब ड्रिल पूरी तरह आर पार हो जाती है। अब यहाँ फंसे हुए लोगों को पूरे 69 दिन यानी लगभग 2 महीने हो चुके होते हैं। 2 महीने बाद नासा की वह कैप्सूल नीचे भेजी जाती है जिसे खास तौर पर उन्हें बचाने के लिए तैयार किया गया होता है। पहला आदमी कैप्सूल में जाने के लिए तैयार होता है और जाने से पहले वह बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 69 दिन वहां बिताए होते हैं और उसके साथी अब भी नीचे होते हैं। इसके बाद उसे कैप्सूल में बैठाकर ऊपर खींचा जाता है, लेकिन रास्ते में अचानक कैप्सूल रुक जाता है। इससे कैप्सूल के अंदर उस माइनर को सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। फिर एक बार कैप्सूल को थोड़ा नीचे करके दोबारा ऊपर खींचा जाता है और आखिरकार वह आदमी बाहर आ जाता है। इसके बाद अगले 24 घंटों में एक एक करके सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरह उन 33 लोगों को बचा लिया जाता है जिन्होंने जीने की सारी उम्मीद लगभग खो दी थी। मौत को इतने करीब से देखने के बाद उन्हें जिंदगी की असली कीमत समझ में आ जाती है। उन्हें एहसास होता है कि खाने की क्या अहमियत होती है, अपने लोगों की क्या कीमत होती है और जिंदगी का वह तोहफा कितना कीमती है जो ईश्वर ने हमें दिया है। ये सिखाता है कि हमें जिंदगी में हर पल को जीना चाहिए, न कि सिर्फ भाग दौड़ भरी जिंदगी में लगे रहना चाहिए। हालांकि कुछ लोग भाग दौड़ में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन वे असली मायने में जिंदगी जीना भूल जाते हैं। तो यह थी एक सच्ची कहानी और दर्शकों, इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।